नमस्कार प्यारे साथियों। आज का जो टॉपिक है ये लुसेंट सामान्य ज्ञान से है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से ये टॉपिक नंबर 24 है। इससे पहले 23 महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसे पूरा करा चुके हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तब पल्लव वंश। अगर आपके पास लुसेंट का नया बुक नहीं है तो एक बार वीडियो देखने के बाद नया बुक को मार्केट से खरीद लीजिएगा और उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सबके लिए हो जाएगा। तब पल्लव वंश कैसे पढ़ना है और कौन सा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताते चलूँगा। पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु था। इसकी राजधानी कांची में। अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में रहे कांची तो कांची लगाइएगा, या कांचीपुरम रहे तो वो भी सही होता है। तो कांची रहे तो कांची लगाइएगा, या कांचीपुरम रहे तो ये लगाइएगा। और ये सब जो है कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण भारत का है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, पल्लव जो था तमिलनाडु में था और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म बताए थे कि शिव का जो उपासक होता है उसे शैव धर्म, और वैष्णव धर्म जो होता है ये विष्णु का उपासक को वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे कि पल्लव वंश का जो संस्थापक श्री विष्णु था किस धर्म का अनुयायी थे, तो ये विष्णु धर्म को मानने वाले थे, यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। थोड़ा टॉपिक जो यहाँ है, थोड़ा वीडियो 30-35 मिनट का हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है सब के सब जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो श्री विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की। किसके बारे में कहा जा रहा है, तो श्री विष्णु सिंह ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की, यानी कि जो पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु, किसकी उपाधि धारण किया, तो अग्निसिंह की उपाधि धारण की। श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया। लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी कला और साहित्य में जब क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक को यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन अगर कला और साहित्य पढ़िएगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा, तो उसमें भी इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया। तो आदिवरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो श्री विष्णु के द्वारा। इससे पहले अभी हमने देखे हैं कि श्री विष्णु कौन था, तब पल्लव वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, तो श्री विष्णु थे। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये लाइन भी जो दिया गया है, ये पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो किराता अर्जुनियम के जो लेखक थे कौन, तो भारवी। पूछा जाएगा कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो ये श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस सबको मतलब कि देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तब महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये किसका है, तब महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। ये सब किसका है, तब पल्लव वंश का जो है ये सब महत्वपूर्ण शासक हुए। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। बस यहाँ एक नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है महेंद्र वर्मन ने की थी। तो महेंद्र वर्मन कौन, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। किसका, तो मत विलास प्रहसन के जो रचना है किसके द्वारा, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। महेंद्र वर्मन शुरू से जैन मतावलंबी था। पहले किसका मानता था, तो जैन, बौद्ध, ये सब जो देखे हैं ना, जो धर्म होता था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो शुरू से ये क्या था, तो जैन मतावलंबी था, मतलब कि जैन धर्म को मानता था। परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर के शैव धर्म बन गया, मतलब कि शैव बन गया। बाद में क्या हुआ, ये शुरू में जो था महेंद्र वर्मन जिसने मत विलास प्रहसन की रचना किया था, तो ये शुरू में क्या थे, तो ये जैन मतावलंबी थे, यानी कि जैन धर्म को मानते थे। परंतु बाद में जो तमिल संत था अपर के प्रभाव में आकर के, ये इंपॉर्टेंट नाम है, किसके प्रभाव में आकर के, तो तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गए, यानी कि शिव के उपासक बन गए। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिसे रथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो महाबलीपुरम का जो एकाश मंदिर है, यानी कि एकाश मंदिर क्या होता है कि एक ही पत्थर को काट करके जो मंदिर बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा जो पहाड़ होता है उसमें जो पत्थर होता है उसी पत्थर को तराश करके एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो इसे कहा जाता है एकाश्म मंदिर।
का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर दक्षिण भारत का, ये सब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें ये सब जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए ये सब जो है टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, किसका? तो महाबलीपुरम का जो एकाश मंदिर था जिसे रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या कितना है? तो 7 है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो ये 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा किसका है? तो द्रौपदी का रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, इसमें किसी प्रकार का सुसज्जित मतलब कि अलंकरण है इसमें नहीं किया गया है। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो द्रौपदी का रथ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। वातापी कुंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अभी देखे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम जो एकाश मंदिर का निर्माण कराए थे, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वातापी कुंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री वेनसान कांची आया था। वेनसान जो 629 ईस्वी में चला था, 30 में पहुंचा था, 45 तक रहा था। पीछे बताए हुए हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में आयाद हुआ था, लेकिन इस समय ये क्या हुआ था कि ये जो दक्षिण भारत का हम लोग देख रहे हैं, इस समय ये जो है कांची में आया हुआ था। कांची कहाँ? तो ये पल्लव का जो राजधानी है, इसके राजधानी में आया हुआ था। कौन? तो वेनसान। किसके समय में? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, अगर दक्षिण का पूछा जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। अगर नरसिंह वर्मन के बारे में पूछा जाए, वेनसान के बारे में, तो हर्षवर्धन ही चांस रहता है कि हर्षवर्धन से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन वैसे अगर पढ़ रहे हैं तो ये सबको भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन, अब जो इसके आगे जो देख रहे हैं परमेश्वर वर्मन के बारे में, तो ये शैव मतानुयायी था, मतलब किसका धर्म मानता था? तो शिव का ये मानता था। उसने लोका आदित्य, इसमें देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में, उसने लोका आदित्य, एकमल, रंजय, रणजय और अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। तो ये सब उपाधि जो है किसके द्वारा? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा। किसका उपाधि? तो लोकादित्य, एकमल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन, ये सब उपाधि अगर पूछा जाए किसका था, तो ये जो पल्लव वंश के जो मतलब कि जो शासक थे परमेश्वर वर्मन के बारे में ये सब है। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। तो इसको चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अगर पूछा जाए तो परमेश्वर वर्मन के द्वारा कराया गया। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये सब परमेश्वर वर्मन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, एक वेट, थोड़ा वेट कीजिए, आगे का जो टॉपिक है यहाँ से है। हाँ, कह रहा है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन छपता ही छपता है। एक नाम यहाँ याद रखिए कि अरबों के आक्रमण के समय, अरब का जो आक्रमण हुआ था उस समय कहा जा रहा है कि पल्लव का शासक कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। उसने राजा सिंह, मतलब कि राजा सिंह जो होता है, राजाओं में सिंह उसे का उपाधि, ठीक है, किसके बारे में? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है कि उसने राजा सिंह, आगम प्रिय मतलब कि शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। ये सब उपाधि किसके बारे में हम देख रहे हैं? तो ये सब जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देख रहे हैं। तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरबों के आक्रमण के समय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन, ये सब जो उपाधि मिला हुआ था, ये सब किसको मिला था? तो ये परमेश्वर जो वर्मन प्रथम है इसी का है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजा सिंह मतलब कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक, ये सब किसका है उपाधियां? तो ये सब नरसिंह वर्मन द्वितीय का है। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, कांची में जो इसका जो राजधानी था वहां पर कैलाश मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए,
किसके द्वारा कराया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया, जिससे राज सिद्धेश्वर मंदिर, एक आता है राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर जो आता है राजा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। उसमें काफी डाउट होता है इस दोनों क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। राज सिद्धेश्वर मंदिर अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण जो हुआ यह कैलाश मंदिर का है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार जितना बार हो सके सबको याद कर लीजिएगा रिविजन करके, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। दक्षिण में जो मंदिर का जो निर्माण होता है ये द्रविड़ कला में होता है। उत्तर में क्या होता है कि नागर शैली भी जो, और मध्य भारत में बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का जो शुरुआत हुआ था इसी मंदिर से हुआ था। किस मंदिर से? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर से हुआ था। तो यहाँ भी तो इम्पोर्टेंट है, मान लिया जाए कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, तो यहाँ से तब पूछ सकते हैं कि बताइए कि द्रविड़ शैली है इसका निर्माण सबसे पहले किस मंदिर से हुआ था और किसके द्वारा कराया गया था, किस वंश का शासक था। ये सब क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए, क्योंकि जितना सोचिएगा, क्वेश्चन को जितना क्रिएट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, उतना मतलब कि फायदा होगा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। राज सिद्धेश्वर मंदिर, जिसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। इसका उपाधि था राजा सिंह, आगम प्रिय, ठीक है, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ये सब किसका? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा था। और ये जो पल्लव की राजधानी था कांची, वहीं पर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा जाता है? तो राज सिद्धेश्वर भी के मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी, जो महाबलीपुरम है वहां पर जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद पर जो है तस्वीरें लगी है। कहाँ कहा जा रहा है? तो कांची में, यानी कि राजधानी जो था यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर में। ये जो अभी देख रहे हैं ना हम लोग, जो देखे हैं, यहाँ देखिए ये कैलाशनाथ मंदिर, इसी मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि राज सिद्धेश्वर जो मंदिर है इसी मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि इस मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद क्या है कि तस्वीरें लगी है। इसमें आदमकद यानी कि वहाँ का जो राजा है और रानी का जो है इसका तस्वीर लगा है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, ये इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरित्र की रचना किसके द्वारा? था दंडी के द्वारा। ये जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिखिए कि सब क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। अब जो देख रहे हैं यहाँ से किसके बारे में देख रहे हैं? नंदी वर्धन द्वितीय के बारे में कराया। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडर क्या है ये? तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये सब थोड़ा दक्षिण का नाम है तो इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। तो तिरुमडई अलवार जो है नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये प्रसिद्ध जो वैष्णव थे यानी संत थे, यानी कि ये सब किसका? तो वैष्णव के, विष्णु के उपासक थे। तो तिरुमडई जो अलवार थे ये नंदी वर्मन द्वितीय के क्या थे? तो ये समकालीन थे। लेकिन अगर पूछा जाए 10 कुमार चरित्र, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी के भी थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था, यानी कि जो तृतीय था ये शैव धर्म को मानने वाला था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषाओं का प्रसिद्ध संत पेरुंदेवनार निवास करता था। किसके समय? तो नंदी वर्मन तृतीय के समय में, जिसने भारत विनवा नामक ग्रंथ की रचना की। ये सब क्वेश्चन, ये सब को चाहे तो ये जो लाइन है इसको स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। जो इसका जो अंतिम शासक था इस वंश का कौन था? तो कंप वर्मा था। आगे जो दिया गया जा रहा है ये चोल वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, ये सब पल्लव वंश, ये सब आगे जो है चालुक्य वातापी, ये सब दक्षिण भारत का जो प्रमुख वंश है सबके बारे में है। तो आगे जो है ये चोल वंश है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। यानी कि 9वीं शताब्दी में कहा जा रहा है कि ये जो है चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष, मतलब कि पल्लव का जो अवशेष था इसी पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन? तो विजयालय, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर, जो भी ऑप्शन में रहे यहाँ था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन यानी कि राज पेरुथच्चन था। इसका जो वास्तुकार था किसका था? तंजावुर, इसका जो राजधानी था इसका वास्तुकार कौन था?
तो कुंजारमलन राजराज पेरुथचन था। यहाँ से तो कम पूछा जाएगा, लेकिन इसका संस्थापक के बारे में पूछा जाता है और राजधानी पूछा जाता है। चोल, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है कि इसका चोल वंश का संस्थापक विजयालय और राजधानी जो है तंजौर था। अगर काफी डीपली पूछना होगा क्वेश्चन अगर, तो यहाँ से पूछा जा सकता है वास्तुकार कौन था, तो राजराज पेरुथचन था। यहाँ से याद रख सकते हैं। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। इसके बारे में कहा जा रहा है कि विजयालय जो इसका जो संस्थापक था, इसने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ शूदिनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। तो एक एग्जाम में पूछा गया था कि निशुंभ शूदिनी देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये विद्यालय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। लेकिन देखिए, ये चोल का जो अगर स्वतंत्र राज पूछा जाए, स्वतंत्र राज के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन अगर यहाँ से दे दिया जाए, इसका तो संस्थापक ठीक है कि यहाँ तो देख रहे हैं कि विद्यालय, वहां तक तो सही है। लेकिन अगर आगे अगर पूछ दिया जाए कि इसका अगर स्वतंत्र राज का अगर किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया, तो ये आदित्य प्रथम के द्वारा किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। कहा जा रहा है कि पल्लवों पर विजय के दौरान, मतलब कि पल्लव पर विजय पा लिया, इसी के ना जो ध्वंसा अवशेष था इस पर, मतलब कहा जा रहा है कि किसका, मतलब कि ये जो है चोल वंश का इसका मतलब हुआ। तो कहा जा रहा है कि पल्लवों पर विजय पाने के जो उपरांत आदित्य प्रथम ने क्या किया कि कोदंड राम की उपाधि क्या हुआ कि ये धारण किया। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तकोल्लम का युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राज आदित्य जो है ये मारा गया। ठीक है, राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राज प्रथम, इसका नाम याद रखिएगा। श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया, तो राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। तो श्रीलंका पर किसने, तो ये जो है, ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि चोल वंश का जो शासक था राज प्रथम ने श्रीलंका पर महिम पंचम के समय, ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिम, श्रीलंका के शासक महिम पंचम के समय श्रीलंका पर किस चोल शासक ने आक्रमण किया, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन राज प्रथम, राज द्वितीय, राज तृतीय, कुछ भी आ जाए, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि राज प्रथम जो है उसने आक्रमण किया था। ठीक है, वहां का जो राजा था उसको श्रीलंका का जो दक्षिण जिला था रोहन में शरण लेना पड़ा था। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडिर चोल मंडलम राजधानी कोल्लन रूबा बनाया। यानी कि इसका जो है जो क्षेत्र को जो जीत लिया था, एक नया प्रांत बनाया मुमडी चोल मंडलम। इसका राजधानी कहाँ रखा, तब पोलनरूबा इसका राजधानी रखा। किसने, तो राज प्रथम ने। राज प्रथम जो है शिव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म यानी कि शिव का उपासक था। इसने तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। लिखिए, छपेगा, ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, सब क्वेश्चन जो है ये छपेगा। अभी बताए थे कि एक जो होता है राज सिद्धेश्वर मंदिर के बारे में बताए थे। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर के बारे में बताए हुए थे कि कैलाशनाथ मंदिर, जिसके कहा जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और यहाँ जो अगर पूछा जाए राजेश्वर मंदिर, ये भी शैव का ही अनुयायी था, शिव का ही मंदिर था। तो इसके नाम में ये देखिए राजेश्वर, तो राज प्रथम कर दीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि राज सिद्धेश्वर मंदिर, तो इसका हो जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल का पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की। क्या कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य का जो विस्तार, सर्वाधिक विस्तार हुआ किसके समय हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक, बंगाल का जो पाल शासक था महिपाल को पराजित करने के बाद किसने पराजित किया, तो राजेंद्र प्रथम, जो सर्वाधिक इसको साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने क्या किया कि गंगे कोट चोल की उपाधि धारण किया और नवीन राजधानी गंगे कोट चोलपुरम के निकट
चोल गंगम नामक स्थल जो विशाल तालाब का है यहाँ निर्माण कराया। राजधानी कहाँ बनाया? तो गंगे कोट चोलपुरम बनाया और गंगे कोट चोल की उपाधि धारण किया। किसको हराने के बाद? तो बंगाल का जो पाल शासक था महिपाल को हराने के बाद। देखिए इसको समझिए ठीक से कि राजेंद्र प्रथम सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और पाल शासक, बंगाल का जो पाल शासक था इसको हरा दिया। तो हरा दिया तो इस खुशी में उसने क्या किया? इसने गंगे कोड चोल को मतलब कि गंगे जो कोड चोल है ये दक्षिण का नाम सब है, तो इसका ये उपाधि धारण कर लिया और अपना जो नया राजधानी था इसके गंगे कोड चोल पूरम कर दिया। अंत में पूरम जो है इसका राजधानी बनाया। चोलों की राजधानी अभी बताए थे तंजावुर, ये सब बताए हैं ना। तो यहाँ से राजधानी क्या कर दिया? तो गंगे कोड चोलपुरम में ये राजधानी स्थापित कर दिया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है चोल काल में भूमि के प्रकार और वेलन वगाई। ये जो भूमि था गैर ब्राह्मण किस जो है किसान है इसका जो स्वामी होता था, इसका जो स्वामी की जो भूमि होता था इसे वेलन वगाई कहा जाता था। और ब्राह्मा दे, ब्राह्मणों को उपहार में जो दे, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मा दे, यह नाम में ही है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ये होता था। और शाला भोग, किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव की भूमि को पाठशाला विद्याशाला, ये जो पाठशाला भोग हो गया। तो विद्यालय का जो होता है रख रखाव की भूमि। देवादान या तिरुन मठ कडरनी जो होता था मंदिरों को देवदान, मतलब कि देव मंदिर में निवास करते हैं तो मंदिर के जो उपहार में जो दी गई भूमि होता था उसे देवदान कहा जाता था। पल्ली चदम जो होता था जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। तो ये सब एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का जो है ये क्या था? तो ये समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। क्या कहा जा रहा है कि राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा जो हुआ यह राजेंद्र तृतीय था। इंपॉर्टेंट है, इसको प्रथम और अंतिम जो शासक होता है इससे चांस रहता है कि क्वेश्चन बने, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चोलो और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जैकस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो ये जैकस प्रथम नाम याद रख सकते हैं, चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था, ठीक है। अभाव और अकाल ग्रस्त गरीब जनता से, ये तो अच्छा काम नहीं कर रहा था कि यह कहा जा रहा है कि विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर, मतलब कि एक तो जनता वैसे भी अकाल से त्रस्त थी, खाने को कुछ था नहीं, लेकिन उसमें भी इस समय विक्रम चोल के द्वारा क्या किया जा रहा था कि राजस्व जो है वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ये कहीं ना कहीं, खैर इस पर कुछ नहीं बता सकते हम जो दिया हुआ है उसी के बारे में बताया है, जो दिया है वो पढ़ के बता दिए हैं। आगे देखिए, ठीक है। कह रहा है कि कलुतुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। किसने? तो कलुतुंग द्वितीय ने। चिदम्बरम जो मंदिर था इसमें स्थित जो गोविंद राज का जो मंदिर था सॉरी, गोविंद राज का जो यानी कि विष्णु का जो मूर्ति था इसको क्या किया कि ये समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन इससे पहले देखे हुए थे क्या क्या नाम था कि विक्रम चोल, मतलब कि जब अकाल पड़ा हुआ था उस समय भी जनता से राजस्व वसूल कर क्या कर रहा था कि इस मंदिर का विस्तार करवा रहा था। लेकिन आगे जो शासक कलुतुंग द्वितीय आया, इस मंदिर में जो विष्णु का मूर्ति था उसको क्या किया कि समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवा दिया, ये भी काम अच्छा नहीं है कि किसी मंदिर को, मतलब कि जो विष्णु का जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसको समुद्र में फेंक दे, ये भी अच्छा नहीं था। तो आगे क्या हुआ ना कि कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने, किसने? तो कालांतर में यानी कि बाद में, बहुत समय बाद में क्या हुआ कि जो वैष्णव यानी कि विष्णु का जो उपासक थे रामानुजाचार्य ने उक जो मूर्ति था उसका पुनः उद्धार करवाया और उसे तिरुपति का जो मंदिर है उसमें क्या किया कि इसका प्राण प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन फेंकवा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, बस ये सब डिटेल्स में ज्ञान के लिए दे दिया हुआ है कि इसको याद रखिए। आगे जो टॉपिक है, ये टॉपिक कह रहे हैं, आगे का जो पॉइंट है इसको देखिए। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि उच्च जो अधिकारी होता था, इसमें जो चोल प्रशासन में जो भाग लेता था
इसमें उच्च अधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। ठीक है। और लेखों के कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुटम कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। उच्च अधिकारी जो होता था, लेखों का जो उच्च अधिकारी होता था, उसे उड़न कुटम कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। अच्छा, उड़न खटोला का नाम सुने हुआ है? जो हवाई जहाज होता है उड़न खटोला, पल में उससे कहीं भी जाइए, कहीं आ जाइए। तो उड़न कुटम जो होता था, यानी कि समझ लीजिए कि कोई उड़न कुटन हो गया, उड़न हो गया, तो ये राजा के पास पल में आएगा, पल में रहेगा, पल में जाएगा, तो उड़न खटोला टाइप में हो गया। तो इसका राजा के पास जो निरंतर रहने वाला अधिकारियों को उड़न कुटम कहा जाता था और उच्च अधिकारी को पेरुंदरन कहा जाता था। ठीक है। और निम्न जो होता था उसको सेरुंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी कि प्रांत में विभक्त था। जो संपूर्ण जो था, यह इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि कितने मंडल यानी कि प्रांत में विभक्त था, तो 6 गो में था। मंडल यानी कि प्रांत के मंडल कहा जाता था। तो मंडल जो था यह कोट्टम में विभाजित था। मंडल जो हो गया, प्रांत हो गया कोट्टम में, और कोट्टम जो था यह नाडु में था, और नाडु जो था यह कुर्रम में विभाजित था। नाडु की स्थानीय भाषा में नाटुर और नगर की स्थानीय भाषा को नगरतर कहा जाता था। नाडु जो होता था, इसको स्थानीय भाषा में नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है। ये बेल्लाल जाति के ये सब छोड़ भी सकते हैं। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, मतलब कि जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान होता था, और यार प्रधान जैसी उपाधियां दिया गया था, में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। सब किसान के बारे में है, जो ये सब है केंद्रीय सरकार की देखरेख में धनी किसान सब था। ये इसको स्किप कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, तो चोल याद रखिएगा। उर जो था ये सर्वधारण लोगों की समिति था। उर जो था किसका था? उर जो था सर्वधारण लोगों की समिति था, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के, जैसे कि सार्वजनिक जो भी कल्याण हो गया, ये सर्वधारण का हो गया, मतलब कि सर्व सभी जनता के लिए। तो ये इसका जो काम था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों का, बगीचों का निर्माण हेतु गांव के भूमि का अधिग्रहण करना। तालाबों और बगीचों का निर्माण के लिए जो गांव का जो भूमि होता था, इसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? तो उर के द्वारा किया जाता था। उर क्या होता था? तो सर्वधारण लोगों की समिति थी। सभा और महासभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। मतलब कि अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। इसके सदस्य को क्या कहा जाता था? तो पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। यह जो सभा था, वरियम नाम की जो समिति होता था, इसके द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। सही बात है। इसका जो बैठक होता था, जो आज भी होता है, मंदिर के निकट वृक्ष या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि नगरम किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों की सभा को चोल काल में क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। और चोल काल में जो होता था भूमि कर उपज का, मतलब कि भूमि पर जो कर लिया जाता था, एक कितना था? तो कुल उपज का 1/3 होता था। कितना होता था? यानी कि 3 में 1 भाग जो होता था, यह भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। क्या कहा जाता था? कि गांव के कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, यानी कि वेतन देकर के जिस कर्मचारी को रखा जाता था, उसे मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता जो होता था, ये किससे प्रदान किया जाता था? कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। एक तो ये होता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसका होना चाहता है सदस्यता के लिए, तो वैसे लोगों इसमें शामिल किया जाता था जहां से वो भू राजस्व मतलब कि प्रदान करता है, मतलब कि भू राजस्व देता था, दे रहा हो राजा को। इसके पास अपना क्या है कि घर होना चाहिए। ठीक है, उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसका उम्र जो होना चाहिए 35 से लेकर के 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन था। और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जो वेद है उसका ज्ञान होना चाहिए।
प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो प्रशासनिक मामले है उसका अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। चलिए ठीक है। आगे जो है, कोई यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, मतलब कि अगर 3 साल से किसी समिति का अगर वो सदस्य है, तो वह किसी और समिति का सदस्य क्या है कि नहीं बन सकता है। जिसके अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। सही बात है। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से एक याद रखिएगा कि चतुर्वेदी मंगलम जो होता है कर मुक्त, जो चलाक होता है, चतुर्वेदी मतलब कि चतुर मतलब होता है वो सोचता है कि कैसे मेरा कर्म बच जाए, तो 75 को दिमाग लगाते रहता है, इसलिए उसको कर मुक्त कहा जाता है। तो कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम, और जो दान दी गई भूमि होता है ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होता था, तो ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे जो संगठित जो अंग था वो पदाती सेना था, यानी कि जो पैदल सेना था वो सबसे इसका संगठित जो था ये अंग था। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन छपता है। तो चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे, ठीक है। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था। जयगोंदर जो था तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि था, जो कुलुतुंग प्रथम का राज कवि था। ये किसका राज कवि था? तो कुलुतुंग प्रथम का राज कवि था कौन? तो जयगोंदर। उसकी रचना है कलिंग तूपनी। इसकी रचना क्या है कि कलिंग तूपनी जो है ये किसका रचना है? तो जयगोंदर की रचना है। कंबन ओकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। किसे? और तमिल साहित्य का, देखिए इसमें तमिल साहित्य का पूछा जाए तो इसमें कंबन ओकुट्टन और पुगलेंदु को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और पंप पोन और रत्न को, रन भी रहता है रत्न भी रहता है, तो जो भी रहे, तो पंप पोन और रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब, ठीक है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। किसने? तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज जो प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। चोल काल का जो नटराज का जो प्रतिमा है इसको क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक सार या निचोड़ इसे कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने कराया कि पडक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रकुल देवी ने त्रैकलोश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश के अंतिम राजा, ये टॉपिक के चेंज लग रहा है, आगे चालुक्य है, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल देख लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा हो गया। लेकिन इसको देख लीजिए, अगर आगे से है चालुक्य का वेंगी है, क्योंकि सब तो याद करना पड़ेगा। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत तंतिदुर को परास्त करने वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ठीक है, यहीं से था। एहोल के मंदिरों का शहर कहा जाता है, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि एहोल को मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो एहोल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से है वो जो चोल काल के बारे में है, यहाँ से है। तो ये देख लीजिए कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। किसका? चोल कालीन जो है कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। इसके बारे में, तो जो शिव का जो संत है शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के क्या थे? ये गुरु थे। चोल काल यानी कि 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो पूछा जाए तो ये कौन था? तो कावेरी पट्टनम था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो चोल काल यानी कि 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो कावेरी पट्टनम हो जाएगा। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव जो होता था एक इकाई के रूप में जो शासित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख, कहा जा रहा है कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासन काल से ये क्या है कि संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी।
चोलों की जो राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या था कि उरैयोर था, तंजौर हो गया, गंगटोट हो गया, चोलपुरम हो गया और कांची हो गया। ये सब राजधानी था इसका। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। सड़क का जो देखभाल था ये बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार जो था ये धान्य था, मतलब कि अन्य था, मतलब कि धान अन्य के द्वारा ये सब होता था, आदान प्रदान जो किया जाता था एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे, इसमें वोलंजियार, नानादेशी और मानिम ग्रामम जो था ये सब क्या होता था कि व्यापारी समूह जो होता था, वोलिंजियर था, नानादेशी था और मानिम ग्रामम था। विष्णु के उपासक अलवार थे और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, विष्णु के उपासक को अलवार संत और शिव के उपासक को नैनार संत कहलाते थे। ये एक नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी लंबा हो गया, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इसमें हर एक लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है और सभी लाइन को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो को देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद से आप क्या कीजिएगा कि जो लुसेंट जीएस है इसे आप खुद के इस टॉपिक को एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वीडियो बनाए। सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत बढ़ाइए आप लोग क्योंकि मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में, अगर अच्छा खासा रहता है तो ही मन करता है। सोचे थे कि बोर्ड पर जा करके बनाए, बोर्ड से बनाए, लेकिन कुछ टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता है, इस कारण नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, पहले अभी जो लुसेंट है उसी को ख़त्म करते हैं कि लुसेंट देखिए क्योंकि ये महासागर ऐसे ही नहीं कहलाता है। यहाँ से हो जाएगा तो कम से कम 40% तो कवर, 40 से 50% जो है ये तो कवर आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।